गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 6 ऑफ योर चैप्टर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में ब्रीफली पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयंस। आयंस एक्चुअली होते क्या है, जब भी आपके एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज हो उन्हीं को हम आयंस कहते हैं। ठीक है, तो आयंस क्या है? एन आयन इज अ पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। जब भी किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसे हम आयंस कहते हैं। और ग्रुप ऑफ एटम की बात है यहाँ पे, अगर आपका ग्रुप ऑफ एटम है उसके ऊपर भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम आयंस कहेंगे। अब बेटा आपके आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम बोलते हैं कैटायंस। पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम बोलते हैं कैटायंस। और अगर बात करें नेगेटिव चार्ज आयंस की तो उन्हें बोलते हैं हम एनायंस। ठीक है, तो अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन एंड अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। अब एग्जांपल कैसे क्या है, जैसे बेटा हम कैटायन का एग्जांपल लेते हैं। आपने Na देखा था, Na क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंगल एटम और सोडियम एलिमेंट। ये सोडियम एलिमेंट का एक एटम है, तो जब इस एटम के ऊपर चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहलाएगा कैटायन। ठीक है, तो सोडियम जो एटम है वो एज अ कैटायन बिहेव करता है, उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, देखो जैसे Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ऐसे ही बहुत सारे आपके एग्जाम्पल है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो ये आपके सारे क्या हैं? ये आयन तो है बट इनके ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, इसीलिए हमने इन आयन को कहा है कैटायन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें नेगेटिवली चार्ज आयन जिन्हें हम एनायन बोलते हैं, वो कैसे होते हैं? आपने देखा होगा क्लोरीन। क्लोरीन एटम कैसा होता है? Cl। ठीक है, बट जब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, सिंपल एटम तो आपका Cl होगा, बट जब इस एटम के ऊपर चार्ज आता है और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, क्यों आता है इसका रीजन भी हम आपका पढ़ेंगे कि किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है या किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, वो हम आगे आपके इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेटा क्लोरीन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, तो जब भी क्लोरीन एटम के ऊपर, सिंपल अगर क्लोरीन लिखा है दैट मीन्स वो क्लोरीन एटम है, बट उस एटम के ऊपर चार्ज लिखा है तो उसे हम आयन बोलते हैं। और आयन भी कैसा? एनायन, क्योंकि जिस आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो कहलाता है एनायन। ठीक है, तो एग्जांपल देखो Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके एनायंस है। तो ये तो बात हो गई एटम्स की, कि जब भी आपके एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कहलाएगा कैटायन और एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो कहलाएगा एनायन। बट हमने कहा है कि ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर भी चार्ज होता है, वो भी आयन ही कहलाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा NO3 नेगेटिव, इसे हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन। ठीक है, ये नाइट्रेट आयन है और कैसा आयन है? एनायन है, क्योंकि इस आयन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब आप देख सकते हो बेटा इस आयन में क्या है? ग्रुप ऑफ एटम है, एक से ज्यादा एटम है, एक नाइट्रोजन एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम है, तो ये भी आपका एनायन ही कहलाएगा। ठीक है, तो एनायन आपके क्या होते हैं? जब भी किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज हो वो कहलाते हैं आयंस। अब पॉजिटिव चार्ज आयंस कहलाते हैं कैटायंस एंड नेगेटिव चार्ज आयन कहलाते हैं एनायन। दूसरी बात यह है कि आयंस के ऊपर चार्ज लिखने का एक तरीका होता है। हमेशा आपका क्या होगा? नंबर पहले आएगा। जैसे हम लिख रहे हैं Mg2 पॉजिटिव, हमेशा बेटा नंबर पहले आएगा, यानी कि 2 पहले आएगा। 1 है तो 1 आएगा, 3 है तो 3 पहले आएगा और जो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव वो बाद में आएगा। तो जैसे ऑक्सीजन के ऊपर O2
नेगेटिव, ठीक है। क्लोरीन के ऊपर Cl नेगेटिव। अगर आपका कुछ भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, सिंपली चार्ज लिखा है पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट मीन्स आपका 1 पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव लिखा है सिर्फ तो 1 पॉजिटिव, और अगर ऐसे नेगेटिव लिखा है सिर्फ तो आपका 1 नेगेटिव होता है। तो हमेशा चार्ज लिखने का एक रूल है, एक तरीका है कि नंबर आपका पहले आएगा और चार्ज बाद में लिखे जाएगा, उसके जस्ट पीछे। आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हो Mg+2, ये बेटा ये तरीका आपका रॉन्ग है, ठीक है। हमेशा आपका कैसे लिखा जाएगा, पहले नंबर फिर चार्ज। नंबर क्या है, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि Na जो है सोडियम एटम, Na पॉजिटिव कब बनता है, या मैं कहूँ क्लोरीन एटम Cl नेगेटिव कब बनता है, तो देखो आपका क्या होगा, कैटायन जो है, कैटायन की फॉर्मेशन कब होती है, जब आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि सिंपल जब आपका सोडियम एटम है जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए, ठीक है बेटा। आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसको हम ब्रीफली भी करेंगे कि आपके चार्ज कैसे आते हैं, बट मैं आपको ओवरलुक दे देती हूँ ताकि आपको आयन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेटा नॉर्मल अगर हम एटम की बात करें, सोडियम एटम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल दे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, यानी कि उसके ऊपर 1 पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है, तो एक नेगेटिव साइन निकल गया तो क्या हो गया, उसमें पॉजिटिव साइन हो गया एक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम एटम है, उसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम एटम जब टूटता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका, और सोडियम के ऊपर आ जाता है साइन पॉजिटिव, तो इसे हम कहते हैं कैटायन। तो कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, एनायन बिल्कुल इससे अपोजिट होता है, जहां पे आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट है, कैसे उनका लॉस होता है, कैसे गेन होता है, ये सारे हम आगे करेंगे ब्रीफली, ठीक है। बट यहाँ पे देखो एनायन कब फॉर्म होगा, इसका बिल्कुल अपोजिट। कैटायन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं एटम से, इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के चले जाते हैं, और एनायन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एटम के पास आते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो कोई नेगेटिव चीज आपके पास आएगी तो आपको भी नेगेटिव बना देगी, ठीक है। इसीलिए देखो फ्लोरीन है, F फ्लोरीन, जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया 1e, E के ऊपर चार्ज, E मीन्स इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, तो जब फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आया, तो वो उसको भी नेगेटिव बना देगा, तो क्या बनेगा, F नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 नेगेटिव, ठीक है, 2 नेगेटिव, इस तरीके से 3 आएंगे तो 3 नेगेटिव। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो 1 पॉजिटिव, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एटम में से निकल जाएंगे तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन अगर एटम में से निकल जाएंगे तो 3 पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो ऐसे आपके एटम्स पे चार्ज होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो चार्ज एटम्स हैं, ये मिलके बनाते हैं एक ऐसा कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। आयन से मिलके जो भी कंपाउंड बनता है, आयंस जब साथ में जुड़ते हैं और उनके कारण जो कंपाउंड बनता है उसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर ले बेटा, आपका Na सोडियम के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है। केमिस्ट्री में आप हमेशा चीज पढ़ोगे कि अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, कभी भी 2 अपोजिट चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर लाइक चार्ज होंगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे तो वो दोनों भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट 2 अगर अपोजिट साइन है, एक पे पॉजिटिव है पार्टिकल के ऊपर, दूसरे के ऊपर नेगेटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सोडियम पॉजिटिव, यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव, तो ये इन दोनों की अट्रैक्शन से जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे NaCl। अब ये जो कंपाउंड आपका बना है, ये कैसे बना है, आयंस की वजह से बना है। तो आयन से
बनने वाले कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है बेटा, कंपाउंड मेड अप ऑफ आयंस आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि वो कंपाउंड जो कि आपके आयन से मिलके बनते हैं, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन आपस में अट्रैक्ट होके आपस में जुड़ के जो कंपाउंड बनाते हैं उनको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम आपके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे हमने एटम का मास निकाला था, किसी भी एक एटम का, दो एटम का आप इजीली मास निकाल सकते हो, उस मास को हमने एटॉमिक मास कहा था। ऐसे ही हमने आपके मॉलिक्यूल्स का मास निकाला था जिसको हमने मॉलिक्यूलर मास कहा था। ऐसे ही बेटा आयोनिक कंपाउंड्स के अगर आप मास निकालोगे तो उसे हम फॉर्मूला मास कहेंगे। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम ही है। जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो एग्जैक्टली सेम तरीके से ही आपकी कैलकुलेशन होगी, सिर्फ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है। यहाँ पे क्योंकि आपके आयंस यूज हो रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं और आयनिक कंपाउंड के मास को हमेशा आप फॉर्मूला मास कहते हो। ठीक है, ये बिल्कुल इसकी कैलकुलेशन मॉलिक्यूलर मास की तरह ही होगी। ठीक है, बट इसको हम बोलेंगे दूसरे नाम से, क्या बोलेंगे? फॉर्मूला मास। अब हम देख लेते हैं कि आप मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करते हो, क्योंकि काफी बार आपके कंपटीशन एग्जाम में या फिर एनसीईआरटी की बुक में भी काफी क्वेश्चंस दिए हैं जहां पे आपको फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला हम देखते हैं कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है NH3 का। तो यहाँ पे N क्या है आपका? नाइट्रोजन। आपको पता है सिंगल N, यहाँ पे एक ही N लिखा है, दैट मीन्स N रिप्रेजेंट सिंगल एटम ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट। तो नाइट्रोजन एलिमेंट का एक एटम है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास बेटा कितना होता है आपको पता है? मैंने आपको पूरा मास का चार्ट दिया था लर्न करने के लिए, 20 एलिमेंट्स तक, 20 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स तक लर्न करने को दिया था। उनको जरूर लर्न कर लेना। अगर आप वो लर्न नहीं करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उनको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वहां पे आप चार्ट से देख सकते हो, जिनको लर्न नहीं हुआ है एक बार चार्ट पे देख सकते हो, या फिर जिनको लर्न है वो अपने आप भी निकाल सकते हैं इसका। तो एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है बेटा 14 AMU, या फिर सिंपली आप U लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 3। एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 AMU, तो 3 का कितना होगा? 3 इंटू 1 AMU। तो यहाँ पे आपका टोटल मास क्या होगा? 14 AMU प्लस 3 AMU कितना होगा? 17 AMU। ठीक है, तो आपका NH3 जो मॉलिक्यूल है उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा 17 AMU होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका कैलकुलेट आप वीडियो पॉज करके खुद कर सकते हो। इसका मॉलिक्यूलर मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास आप खुद निकाल सकते हो। जिनसे नहीं निकल रहा है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो H2O में क्या है? हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन एटम है। यहाँ 2 लिखा है, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम है। अगर एक लिखा, कुछ भी नहीं लिखा होता, दैट मीन्स वहां पे एक हाइड्रोजन एटम होता, हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम होता। यहाँ पे 2 है, तो आपको पता है कि आपके एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU होता है। तो 2 का कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 AMU, प्लस यहाँ पे आपका क्या है? ऑक्सीजन है, एक ही एटम है, कुछ और नहीं लिखा, या नीचे 1 2 3 कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि एक ही है आपका ऑक्सीजन एटम। और आपको पता है बेटा एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 AMU। तो यहाँ पे टोटल आपका कितना हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 16 AMU कितना हो गया? 18 AMU। तो वाटर जो है उसका मॉलिक्यूलर मास, H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है आपका 18 AMU। नेक्स्ट अगर बात करें, ये तो आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया। नेक्स्ट आपका है फॉर्मूला मास। तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने जस्ट आपको बताया फॉर्मूला मास आप कब निकालते हो? जब आपका कंपाउंड आयनिक कंपाउंड हो, तो उस केस में जो मास निकलता है उसको हम फॉर्मूला मास बोलते हैं। जैसे आपका NaCl आयनिक कंपाउंड है, इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइन होके बने हैं। ठीक है, तो आपका अगर आयनिक कंपाउंड का मास निकालना हो तो हम उसे फॉर्मूला मास कहते हैं। फॉर्मूला मास बेटा बिल्कुल आपका मॉलिक्यूलर मास की तरह ही होता है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी आपकी चेंज हुई है। तो ये अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 किस किस आयन से मिलके बना है?
Al3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, ये किस किस से मिलके बना है? Al3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आयंस है, यानी कि ये कंपाउंड कैसा है? आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड का हम फॉर्मूला मास निकालते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें NaCl, तो बेटा NaCl में कौन कौन से आयंस होते हैं? Na पॉजिटिव जो अभी मैंने आपको बताया था, एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके आयंस है, तो आयन से जो कंपाउंड बनता है उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं, और उनके मास को फॉर्मूला मास कहते हैं। तो अगर बेटा इनके मास निकाला जाए, तो ये देखो मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे आपका मास लिख दिया है। एल्यूमिनियम के एक आइटम का मास होता है 17U या 17 AMU, दोनों बोल सकते हो आप इसको। तो 27 AMU प्लस एल्यूमिनियम एक ही है, इसलिए हमने एक बार 27 AMU लिख दिया। नेक्स्ट अगर है आपका क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन के कितने एटम है? 3। आपको पता है एक क्लोरीन एटम का मास होता है 35.5U, तो यानी कि आप 3 का कैसे कर सकते हो? 3 मल्टीप्लाई बाय 35.5 AMU। ठीक है, इनको ऐड करके आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा फॉर्मूला मास। नेक्स्ट अगर बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड आपको पता है सोडियम का मास, यहाँ मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा है, कितना होता है? 23 AMU या U बोल सकते हो आप, प्लस क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन यहाँ पे एक ही है, तो एक क्लोरीन एटम का होता है 35.5 AMU। तो इनको जब आप ऐड करोगे, ऐड करके देख लो इजीली, आपका निकल जाएगा 58.5 AMU। ठीक है, तो ये 58.5 AMU क्या निकला है? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सेम तरीके से जैसे मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर रहे थे, सेम फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया है, सिर्फ हमने टर्मिनोलॉजी चेंज की है। वहां हम मॉलिक्यूलर मास बोल रहे थे, मॉलिक्यूल्स के मास को, यहाँ पे हम आयनिक कंपाउंड के मास को फॉर्मूला मास बोल रहे हैं। कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, यूनिट भी AMU है दोनों में। नेक्स्ट अगर बात करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जब आपको मॉलिक्यूलर मास ग्राम्स में निकालना हो तो उसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी कि अगर आपको AMU के बजाय, AMU यूनिट है आपकी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या है? AMU। अगर आपको AMU की बजाय ग्राम्स में निकालना हो तो उस मास को हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ यूनिट चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है? तीनों के मास, तीनों मॉलिक्यूल्स के मास आपको निकालने हैं ग्राम्स की टर्म में। ठीक है, तो आप देखो कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे कार्बन का एक एटम है, एक एटम का कितना होता है? 12 AMU होता है, तो यानी कि 12 ग्राम हम लिख सकते हैं। 12 ग्राम प्लस आपके एक ऑक्सीजन एटम का कितना होता है? 16 ग्राम। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 2 है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 32 ग्राम, कितना होगा आपका? 44 ग्राम। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है, जितने भी आपके एटम इन्वॉल्व है मॉलिक्यूल में, उन एटम्स का आप मास का सम कर दो, आपको मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमने यूनिट ग्राम लगा दी है, ठीक है, इसीलिए हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह रहे हैं। वाटर का देखो बेटा, वाटर का भी आपने निकाला था, कितना होता है? अभी वाटर का हमने ये निकाला था 18 होता है, तो सिंपली आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हमने निकाला था। वैसे आपको एग्जाम में आया तो कैलकुलेट करना है, ठीक है, बट यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। कितना होगा? 18 AMU निकला था वहां पे, बट हम ग्राम्स में निकाल रहे, तो सिंपली आप 18 ग्राम लिख सकते हो। ठीक है, यूनिट चेंज करनी है, सिर्फ कैलकुलेशन वही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट 18 कैसे है? दोबारा बता रही हूँ, हाइड्रोजन 2 एटम है, एक एटम का 1 होता है, 1 ग्राम कह सकते हैं। पहले 1 AMU ले रहे थे, अब AMU की जगह हम ग्राम यूज कर रहे हैं। प्लस ऑक्सीजन है आपका, एक ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम का आपका 16 ग्राम, तो आपका आ जाएगा टोटल 18 ग्राम। नेक्स्ट HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का अगर देखें बेटा, तो देखो यहाँ पे इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम प्लस
नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन एटम का 14 ग्राम प्लस ऑक्सीजन आपके कितने हैं 3 मल्टीप्लाई बाय एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो यहां से आप इजीली HNO3 का भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं तो कितना होगा 1 ग्राम 15 ग्राम प्लस 16 3 48 ग्राम, टोटल आपका होगा 63 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो HNO3 का भी हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया है। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, फॉर्मूला मास निकाल सकते हो और ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपके बुक में एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं जिनमें आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है उनको आपको ट्राई करना है। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।